नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि। हम सब मीठा खाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो मीठा हमें खुशी देता है वही धीरे धीरे हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। अक्सर हम ये सोचकर निश्चिंत हो जाते हैं कि मेरी रिपोर्ट नॉर्मल है, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि शरीर में शुगर का असंतुलन चुपचाप शुरू हो सकता है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम जानेंगे डायबिटीज से पहले आने वाले वो साइलेंट संकेत जिन्हें पहचाना जा सकता है। और इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल मौजूद है। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता, एमडी मेडिसिन, फेलो, इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियन, उत्तर प्रदेश, डायबिटीज एसोसिएशन, डायबिटीज इंडिया पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स इन डायबिटीज, डायबिटीज एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, गोरखपुर। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वीपी सिंह, एमबीबीएस, एमडी मेडिसिन, एमएजीएस, यूएसए, कंसल्टेंट फिजिशियन, डायरेक्टर, मंजू नर्सिंग होम, वाराणसी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रहलाद चावला, एमबीबीएस, एमडी, इंटरनल मेडिसिन, एफआईसीपी, एफएसीपी, एफआईएसीएम, एफयूपीडीए, डीएफआईडी डायरेक्टर एंड हेड, निष्काम डायबिटीज केयर एंड रिसर्च, गाजियाबाद। आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर आलोक, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूं कि अगर मेरी फास्टिंग शुगर नॉर्मल है तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्या ये सोच सही है? बड़ा ही रोचक प्रश्न है और बड़ा ही गूढ़ प्रश्न है। सर्वप्रथम तो ये किसी व्यक्ति ने अपना फास्टिंग शुगर जांच कराया ही क्यों, और कराया तो केवल फास्टिंग क्यों कराया, प्रश्न तो ये उठेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना शुगर तभी जांच कराता है जब या तो रूटीन चेकअप करा रहा हो अपना, या किसी लक्षण की वजह से किसी चिकित्सक ने उसको कहा हो कि आप अपने शुगर की जांच करा लो। तो अमूमन अगर हम दो परिस्थितियों को ले लें, एक हम अपने शरीर का वार्षिक परीक्षण करते हैं और उसमें हम अपने शुगर की भी जांच करते हैं, ये जानने के लिए कि क्या मुझे मधुमेह हो तो नहीं रहा है या हो तो नहीं गया है। और दूसरा है कि हमें कुछ लक्षण थे जिसकी वजह से हम किसी चिकित्सक के पास गए और उसने ये रूल आउट करने के लिए कि हमें मधुमेह है या नहीं, हमें शुगर जांच कराने को कहा। दोनों ही परिस्थितियों में जब जांच कराया जाता है तो हम लोग आजकल 3 जांच कराते हैं। एक खाली पेट का शुगर फास्टिंग, दूसरा 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाकर 2 घंटे के बाद एक शुगर की जांच, और तीसरा एक जांच होता है HbA1c या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, जो पिछले 3 महीने के शुगर का एक औसत हमें बताता है कि क्या है। तो अगर हमारा कई बार ऐसा होता है कि फास्टिंग आपका नॉर्मल रेंज में आ रहा है लेकिन खाने के ग्लूकोज के बाद का शुगर बढ़ा हुआ है, या फास्टिंग बढ़ा हुआ है ग्लूकोज के बाद का उतना नहीं बढ़ा हुआ है, तो अलग अलग परिस्थितियां बनती हैं, या दोनों ही बढ़ा हुआ है। तो हम एक आम जनमानस के लिए बता दें कि खाली पेट अगर आप कभी भी शुगर जांच कराते हैं, यदि वो 100 के नीचे है तो आप मधुमेही नहीं हैं। 126 या उससे ऊपर है तो आप मधुमेही हैं, और 100 से 126 के बीच में है तो आप मधुमेह के पायदान पर पहुंच चुके हैं, जिसे हम प्री डायबिटीज कहते हैं। ऐसे समझ लें कि मधुमेह के एक्सप्रेस ट्रेन पे आपको एक आरएसी बर्थ अलॉट कर दी गई है। अब आप उतर भी सकते हैं ट्रेन से और आप बर्थ कंफर्म भी करा सकते हैं आगे चल करके। 75 ग्लूकोज पीने के पश्चात अगर जांच करें 200 या उससे ऊपर है तो आप मधुमेही हैं, 140 से नीचे है तो आप मधुमेह नहीं है, और 140 से 200 के बीच में तो फिर आपको एक आरएसी बर्थ अलॉट हो गई है, आप प्री डायबिटिक हैं। तो या तो आपको इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज हो सकता है, या ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो सकता है ग्लूकोज देने के बाद, या आपको दोनों ही हो सकता है, या आपके दोनों सामान्य आ सकते हैं। इसलिए सिर्फ फास्टिंग ग्लूकोज नहीं कराना चाहिए, कराना है तो आप पूरा पैनल कराएं, तभी सही आपको आकलन हो पाएगा कि इस परिस्थिति कहां पर है। तो आपके प्रश्न का जो ये उत्तर है कि अगर फास्टिंग नॉर्मल है तो भी आप ये नहीं कह सकते कि उसको इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस नहीं होगा। और HbA1c की जांच हम जब करते हैं तो 5.7% से नीचे अगर है आप मधुमेही नहीं है, 6.4 या उससे ऊपर है तो आप मधुमेही हैं, और 5.7 से 6.4 के बीच में है तो आप प्री डायबिटिक है, या आपको आरएसी की बर्थ मिल चुकी है। डॉक्टर सिंह, हमें बताइए इस स्टेज पर शरीर के अंदर क्या होता है? प्री डायबिटिक स्टेज में देयर आर द 3 कंडीशंस जिनके वजह से प्री डायबिटिक होता है। प्री डायबिटीज होता क्या है इसको जानना बहुत जरूरी है। ये डायबिटीज के पहले की अवस्था है जिसमें फैटी लीवर, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड ओबेसिटी जो मुख्य कारण होते हैं। इसमें डायबिटीज का लेवल जो है फास्टिंग 90 से 110 तक होता है। इन तीनों कंडीशंस को बचने के लिए
आपको फैटी लिवर, वेट रिडक्शन एंड योर डाइट केयर एंड BMI should be less than 25 and insulin resistance which can be prevented by exercise. डॉक्टर चावला, हमें बताइए कि शुरुआत में लोगों को कोई लक्षण क्यों महसूस नहीं होते? डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लक्षण नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे जब अगर आपका शुगर बढ़ता है तो ऐसा नहीं होता कि आपको पेन या आपको कहीं दर्द हो रहा है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग जो है उसको पहचान नहीं पाते और वो एक साइलेंट किलर की तरह ही रहता है डिजीज। तो ये अक्सर देखा गया है, मोर देन 50% लोगों में डायबिटीज के कोई लक्षण नहीं होते हैं, क्योंकि जब तक लक्षण जो आते हैं वो कॉम्प्लिकेशंस शुरू होने के बाद आते हैं। या आपको स्किन में आ गया, स्किन इन्फेक्शन हो गया, फोड़े फुंसी ज्यादा होने लगा, यूरिन के रास्ते पर इन्फेक्शन हो गया तो वहां जलन और वो सब दिक्कतें आ सकती हैं। कोई नसें खराब हो गई तो उसके सिम्टम्स आएंगे। तो वो बहुत लेट स्टेज है। तो अर्ली स्टेज में डायबिटीज में कोई भी सिम्टम्स नहीं। डॉक्टर आलोक, क्या ये साइलेंट शुगर इम्बैलेंस भारतीयों में आम है? साइलेंट शुगर इम्बैलेंस से आपका तात्पर्य यह है कि शुगर इम्बैलेंस तो है लेकिन उसके कोई लक्षण उत्पन्न नहीं हो रहा है, मैं ऐसा मान के चलता हूं। तो बिल्कुल, मधुमेह और उच्च रक्तचाप ये दो बीमारियां ऐसी हैं जिसमें कि प्रारंभिक अवस्था में शुरुआत में कोई भी लक्षण नहीं होता, कोई बुखार नहीं होता, कोई शरीर में पीड़ा नहीं होती, आपके कार्य में कोई बाधा नहीं पड़ती। तो कई बार व्यक्ति इस चीज को भाप ही नहीं पाता कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ी चल रही है। इसीलिए यह कहा जाता है कि 30 वर्ष की आयु के पश्चात आपको प्रतिवर्ष अपने शरीर का एक परीक्षण कराते रहना चाहिए, जिसमें सारे रक्तचाप से लेकर के और ब्लड शुगर और लिपिड प्रोफाइल सब कुछ कराते रहना चाहिए, ताकि अगर कभी कुछ गड़बड़ हो भी रहा तो आप यथाशीघ्र उसको पकड़ सकें। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि अगर आपको लक्षण नहीं भी है तो आप अपनी परीक्षण को कराएं। और भारतीयों में विशेष करके यह जो परेशानी है या जो व्याधि है, ये हमारे यूरोपियन काउंटर पार्ट्स के मुकाबले करीब करीब 1 दशक पहले प्रकट होने लगता है। हम उनसे 10 साल पहले ही इन चीजों से जूझने लगते हैं। और इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे शरीर का जेनेटिक्स, हमारी आनुवंशिकता और हमारे शरीर की बनावट। हमारे शरीर की बनावट ऐसी है कि थोड़ा भी अगर हमने कैलोरी एक्सेस किया, अपने आवश्यकता से ज्यादा भोजन लिया, तो जो बची हुई ऊर्जा है वो तुरंत हमारे तोन पे जाकर संचित हो जाती है, हमारी तोन निकल आती है। और तोन की चर्बी बड़ी घातक चर्बी होती है, जो कि उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर से लेकर के ग्लूकोज इंटॉलरेंस, लिपिड इंटॉलरेंस, हार्ट अटैक, कई चीजों की फिर ये जनक बनती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि लक्षण नहीं भी है तो आप वार्षिक परीक्षण अवश्य कराते रहें। डॉक्टर सिंह, क्या ऐसे कोई शुरुआती संकेत हैं जिन पर लोगों को ध्यान देना चाहिए? हाँ, शुरुआती संकेत यही है कि मनुष्य का वजन बढ़ने लगता है, उसे ज्यादा भूख और प्यास लगने लगती है, बार बार रात में यूरिन और दिन में जाना पड़ता है, और भूख लगने के बावजूद, भोजन ज्यादा लेने के बावजूद भी वजन घटने लगता है। ये हमारे डायबिटीज के प्रारंभिक लक्षण हैं, जिसको हम अंग्रेजी में पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया बोलते हैं। अत्यधिक भूख लगना, अत्यधिक पेशाब करना और भोजन अधिक लेने के बावजूद भी वजन घटना, और तरह तरह के सिम्टम जैसे यूरिन में बार बार इन्फेक्शन होना और हाथ पैर में जलन होना। ये डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन के साथ अगर डायबिटीज अपीयर होती है तो ऐसा होता है। डॉक्टर चावला, क्या सिर्फ घर का बना खाना खाने से हम पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं? नहीं, घर का बना खाना साथ साथ बैलेंस डाइट, कैलोरी कितनी आप ले रहे हैं, उसका पोर्शन साइज कितना ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप खाना खाएं ये तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी आवश्यकता शरीर की 2 रोटी की है, आप 4 रोटी खाएंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। आपको खाना बनना है लेकिन उसमें घी तो कम डालना चाहिए, आपने ज्यादा घी डाल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अपनी शरीर की आवश्यकता के अनुसार आपको अपना पोर्शन साइज रखना चाहिए, कि जो मात्रा है उसमें जो सब्जियां हैं वो ज्यादा मात्रा में होनी चाहिए, सलाद जिसको बोलते हैं, और दाल होनी चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, और जो कार्बोहाइड्रेट्स पार्ट है जैसे चावल है या रोटी है, इसकी मात्रा होगी 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसको हमें ध्यान रखना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स का पोर्शन, ऑयल का पोर्शन काफी कम होना चाहिए, लेकिन सब्जी का पोर्शन, दाल का पोर्शन हम ज्यादा ले सकते हैं। डॉक्टर आलोक, उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे जो लोग बार बार मील स्किप करते हैं या अक्सर फास्ट रखते हैं? देखिए, मील स्किप करना या फास्ट रखना 2 तरीके से हो सकता है। एक तो आप
नियमित अंतराल पे फास्ट रखते हैं, जैसे हम महीने में 2 बार एकादशी का व्रत रखते हैं, हर सप्ताह एक सोमवार का व्रत रखते हैं या मंगलवार का व्रत, जिसकी जैसी आस्था होती है, या फिर नवरात्रि में आपने 9 दिन उपवास किया, वो तो जरूरी भी है। हफ्ते में अगर आप एक दिन उपवास रखते हैं तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस दिन आप उपवास रखते हैं और बहुत कम कैलोरी का मील लेते हैं, आप बहुत ही अल्प आहार लेते हैं, तो आपके शरीर को एक मौका मिलता है भोजन पचाने से ध्यान हटा करके शरीर के अंदर जो भी टूट फूट हुआ है, जो नहीं है, उन सबों की साफ सफाई करने की, सिस्टम को साफ करने का एक अवसर मिलता है शरीर के मेटाबॉलिज्म को। वो तो बहुत आवश्यक है और करना भी चाहिए। लेकिन हम अक्सर ही मील स्किप कर देते हैं कि ऑफिस जाना है या कहीं और जाना है, या हम आउटडोर ड्यूटी में रहते हैं तो हमने आज खाना ही नहीं खाया, तो ये चीज ठीक नहीं है। भोजन में एक टाइमिंग सेट होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे शरीर का जो डाइजेस्टिव बायोलॉजिकल क्लॉक है, हमारे शरीर में डाइजेशन सिस्टम का भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। अगर हमने उसको एंट्रेन नहीं किया, उसको हमने ट्रेनिंग नहीं दी है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे भोजन आएगा, तो फिर वो पाचन ढंग से नहीं कर पाएगा। आप एक नियमित समय पर नाश्ता लेते हैं, दोपहर का खाना, रात का खाना लेते हैं, तो आपकी बॉडी ट्रेन रहती है कि अब ये टाइम हो गया है, अब भोजन आने वाला, अब हमें एक्टिवेट होना है डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो वो भोजन ज्यादा बेहतर तरीके से पचता और एसिमुलेट होता है। लेकिन आपका कोई टाइम ही नहीं है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम सोया हुआ पड़ा और आपने भोजन डाल दिया, खाने 8 बजे का था, दूसरे दिन आप रात के 11 बजे खा रहे हैं, तो सिस्टम को भी समझ नहीं आता कि हम किस हिसाब से चलें, तो फिर आपका डाइजेशन भी अच्छा नहीं होता, खट्टी डकार, अपच, ये सब, और शुगर कंट्रोल में भी आपको बाधा आती है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उपवास रखिए तो वो भी एक नियम से रखें। मील स्किप करते हैं तो एक नियम से मील स्किप करें, और स्किप करने से बेहतर है कि आप एक संतुलित मात्रा में भोजन लें, जो आपके शरीर के कैलोरी की आवश्यकता है उतना ही भोजन लें, उससे अधिक भोजन न लें। ये भी एक भ्रम है लोगों में कि मैं बहुत चीनी खाता था इसलिए मुझे शुगर हो गया। नहीं, चीनी खाने से शुगर नहीं हुआ है आपको। एक तो आपको जेनेटिक्स मिला हुआ था पहले से परिवार के माध्यम से, और दूसरा आपने उसके ऊपर अपने ऊर्जा का, भोजन का अत्यधिक लोड डाला, तोड़ निकाल लिया, मोटे हो गए, इसलिए आपको शुगर हुआ। आप रोटी ज्यादा खा रहे थे तब भी आपको शुगर हो जाएगा अगर आपने अपना वजन बढ़ा लिया। तो इसलिए मील स्किप करने से भी कई बार क्या होता है कि मोटापा भी होने लगता है, क्योंकि आपने एक मील स्किप किया और दूसरे टाइम पे आपने बहुत ज्यादा खा लिया। ये भी होता है, ओवर ईटिंग कर लिया आपने, तो ये टेंडेंसी अच्छी नहीं है। डॉक्टर सिंह, डायबिटीज के रिस्क की जांच कितनी जल्दी शुरू कर देनी चाहिए? 35 साल के ऊपर हर व्यक्ति का डायबिटीज की जांच होना अति आवश्यक है। पहले ये 40-45 के ऊपर होता था, मगर 35 के बाद पेशेंट की जांच अवश्य करा लेनी चाहिए। खासतौर से फास्टिंग शुगर, खाने के बाद का पोस्ट पेरेंडियल शुगर, और इस समय जो लेटेस्ट जांच है जो कि हमारे अर्ली डिटेक्शन कर सकता है, वो है HbA1c, जो पिछले 3 महीने के आपके बॉडी का ग्लूकोज के बारे में स्तर बताता है। अगर HbA1c का लेवल 6.5 से ऊपर है तो डायबिटीज निश्चित है। और किसी का भी रैंडम शुगर, यानी कभी भी रैंडम शुगर किया जाए 200 से ऊपर है तो वो डायबिटीज है। डॉक्टर चावला, फास्टिंग शुगर के अलावा कौन से टेस्ट हैं जो ज्यादा क्लियर पिक्चर दिखाते हैं? जो के रोगी होते हैं, 2 तरह से हम टेस्ट हमें कराने होते हैं, जो डायबिटीज के रोगी हैं और जिसको हमें पता लगाना है। तो पता लगाने के लिए तो डॉक्टर साहब ने टेस्ट बताए। जो डायबिटीज के रोगी हैं उनको साल में एक बार अपने जो टेस्ट होते हैं उसमें एक HbA1c भी होता है, एक लिपिड प्रोफाइल होता है, किडनी फंक्शंस भी होते हैं, लीवर फंक्शन होते हैं, इसके अलावा यूरिन माइक्रो एल्बुमिन होता है, जिससे किडनी की डैमेज का अर्ली स्टेज में पता लग जाता है। हार्ट पर असर पड़ता है तो ECG या कभी कभी इकोकार्डियोग्राफी की जरूरत पड़ती है। लिपिड प्रोफाइल जरूर कराना चाहिए। इसके अलावा नसें खराब हो जाती हैं तो उसके लिए VPT एंड ABI डॉपलर एक जांच होती है जिसका हमें पता करना चाहिए। और आंखों पर बहुत बुरा असर पड़ता है डायबिटीज का, तो उसके लिए रेटिनोस्कोपी या फंडस एग्जामिनेशन साल में एक बार जरूर होना चाहिए। और फास्टिंग और PP तो इस तरीके का लंच के 2 घंटे बाद, डिनर के 2 घंटे के बाद, नाश्ते के 2 घंटे बाद, और फास्टिंग तो ये तो अक्सर घर में हर दूसरे दिन तीसरे दिन करते रहना चाहिए। डॉक्टर आलोक, क्या लाइफस्टाइल में बदलाव कर शुरुआती खतरे को रोका जा सकता है? बिल्कुल, लाइफ स्टाइल तो लाइफ स्टाइल है। मैं जब MBBS कर रहा था तो एक विज्ञापन आता था, लिव लाइफ किंग साइज, बड़ा आकर्षक विज्ञापन था, लगता था हर आदमी को राजा की तरह रहना चाहिए। लेकिन विज्ञापन किस चीज का था? मेरे उम्र के लोग जो 70 के दशक में पहुंच गए हैं, वो विज्ञापन था 4 स्क्वायर सिगरेट का,
और उन्होंने एक लंबी सिगरेट निकाली थी, किंग साइज सिगरेट। उनका विज्ञापन था लिव लाइफ किंग साइज। तो मतलब आप किंग साइज सिगरेट पियेंगे तो आपकी लाइफ किंग साइज हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यदि आप अपने लाइफ स्टाइल को किंग साइज बनाना चाहते हैं, समय से उठिए, समय से सोइए, जीवन को सूर्य के साथ आप अपना संचालन कीजिए। माने सूर्योदय पे उठिए, सूर्यास्त के बाद टाइम से सो जाइए, उसी हिसाब से भोजन लीजिए। सूर्योदय के 1 प्रहर के अंदर 3 घंटे के अंदर पहला भोजन, और सूर्यास्त के 1 प्रहर 3 घंटे के अंदर रात्रि का अंतिम भोजन हो जाना, टाइम से होना चाहिए। और मैं इस पे सिर्फ गीता का एक श्लोक यहां कहना चाहूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते समय ये कहा कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी जिसका आहार युक्त हो, प्रॉपर, और जिसका विहार युक्त हो, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी वो भी युक्त हो, और जिसकी चेष्टा युक्त हो, कर्म करने की चेष्टा युक्त हो, और जिसका स्वप्न का बोध, मतलब सोना और जागना, ये भी युक्त हो, टाइम से हो, तो इन सब चीजों का जब आप योग करेंगे, युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त स्वप्न और युक्त कर्म, तो ऐसे योगी को जो इन चीजों का योग करता है उसको दुख नहीं होता, उसका शरीर स्वस्थ रहता है। और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही पहला माध्यम है सारे धर्मों को, सारे पुरुषार्थ को करने के लिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों चीजें आप शरीर से ही करेंगे। तो शरीर रक्षा परमो धर्म। अगर आपने शरीर रक्षा नहीं की तो आप धन भी कमा लेंगे तो भोग नहीं पाएंगे। इसलिए अपने लाइफ स्टाइल को नियमित कीजिए, संयमित कीजिए, एक रूटीन में ढालिए, और हर चीज सम्यक कीजिए, हिसाब से, न अति न कम। डॉक्टर सिंह, हमें बताइए लोगों को कौन सी आम गलतियों से बचना चाहिए? आम गलतियों से बचने का सबसे बड़ा है कि आपकी दिनचर्या रेगुलर होनी चाहिए। दिनचर्या रेगुलर से मतलब कि आपका नियमित सोना, मॉर्निंग व्यायाम करना, और आपको खान पान का ध्यान देना आवश्यक है। कैलोरी डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। आपकी जैसी वर्किंग है उसके हिसाब से आपको टोटल कैलोरी इनटेक होना चाहिए। वो 3 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। अगर आप सीडेंट्री वर्कर हैं तो आपको 1800 कैलोरी से ज्यादा नहीं लेना, और आपको अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सभी को कम रखनी है, उसमें प्रोटीन ज्यादा लेना है, फैट की मात्रा भी कम लेनी है। डॉक्टर चावला, जाते जाते हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? डायबिटीज के रोगियों के लिए, क्योंकि डायबिटीज अपने आप में साइलेंट किलर है, इसमें लक्षण नहीं होते हैं प्रारंभिक अवस्था में, इसलिए ऐसे लोगों को जिनके परिवार में कोई डायबिटीज के रोगी हैं, या जिनका वजन बहुत अधिक ज्यादा है, जिनकी एक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है, कुछ रिस्क फैक्टर और हार्ट की बीमारी के लिए और हैं, तो उन लोगों को अर्ली स्टेज में 30 साल की उम्र के बाद एनुअल स्क्रीनिंग कराते रहना चाहिए, जिसमें फास्टिंग भी कराएं, पोस्ट प्रेंडियल 2 घंटे बाद भी कराएं, और HbA1c कराएं, साथ साथ लिपिड प्रोफाइल कराएं, अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराते रहना चाहिए, और फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। उसके लिए 150 से 200 मिनट प्रति वीक एक्सरसाइज करनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आप 20 मिनट करें, 10 मिनट रोज करें, लेकिन कंसिस्टेंट इंपॉर्टेंट है। रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट, ये नहीं कि आपने 3 दिन एक्सरसाइज किया, 3 दिन ऑफ कर दिया, वो नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 10 मिनट, 20 मिनट या 25 मिनट रोज करते हैं। आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डायबिटीज से जुड़ी इतनी जानकारी इतनी सरल और आसान भाषा में हमें समझाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो आज की बातचीत से यही समझ आता है कि डायबिटीज कोई एक दिन में होने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि इसके संकेत शरीर पहले ही देने लगता है, बस हम समझ ही नहीं पाते। अगर आपकी शुगर रिपोर्ट आज नॉर्मल है तो भी सतर्क रहना बहुत जरूरी है। सही समय पर जांच, संतुलित आहार और एक्टिव लाइफस्टाइल आपको बड़ी परेशानी से बचा सकता है। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए, नमस्कार।